अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ ज़ुरवा निसार। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर 16 जो है सीआरपीसी का, उसका जो टॉपिक है ऑफ कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट्स, उसको हम जो है वो इंट्रिकेट करेंगे। इनके साथ जो प्रोविजंस है सीआरपीसी की, वो सेक्शन 200 से सेक्शन 205 तक की जो प्रोविजंस है वो डील करती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सेक्शन 200 से 202 तक के जो सेक्शंस हैं उनको इंट्रिकेट करूँगी। Before starting my discussion, I request to all of you, please subscribe my channel and do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. First जो है ना वो हम देखते हैं कि कंप्लेंट होती क्या है। सेक्शन 2 जो है सीआरपीसी का, जो कि डेफिनेशन क्लॉज के साथ इंट्रिकेट करता है, उसकी जो क्लॉज एच है वो डिफाइन करती है कंप्लेंट को, कि कंप्लेंट होती क्या है। कंप्लेंट जो है ना, इसको हम इस्तगासा बोलते हैं और सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के अंडर जो है कंप्लेंट फाइल की जाती है और जो कंप्लेंट फाइल करता है उसको हम कंप्लेनेंट बोलते हैं, यानी मुस्तगीस बोलते हैं। अब ये जो कंप्लेंट होती है ना, ये कोई भी एलिगेशन जो मजिस्ट्रेट के सामने ओरल या रिटन फॉर्म में दी जाती है, और इसलिए दी जाती है कि सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रेट इसके अगेंस्ट एक्शन ले। ये किसी भी नाउन या अननाउन पर्सन के अगेंस्ट भी हम कंप्लेंट जमा करवा सकते हैं और कंप्लेंट में पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होती। ये जो कंप्लेंट है ना, कि मजिस्ट्रेट को दायर की जाती है, ऑरली या रिटन में भी आप अपनी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं। अगर एफआईआर में गड़बड़ है या पुलिस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही या एडवर्स पार्टी के साथ मिल गई है और इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं कर रही, तो कंप्लेनर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है। ये थी कंप्लेंट। अब जो है ना वो, अगर मैं आपको बताऊं कि ऑफ कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, यानी कि इसको हम प्राइवेट कंप्लेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में याद रखने के लिए जो बातें जो आपने याद रखनी हुई है, जो कंप्लेंट है ना, ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस में की जाती है, लेकिन एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। अगर कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास ओरल या रिटन फॉर्म में जाती है तो मजिस्ट्रेट का पहला काम यह है कि वो उसे लिखता है। ही फर्स्ट रिड्यूस दैट ओरल कंप्लेंट इनटू राइटिंग, और अगर कंप्लेंट रिटन फॉर्म में आती है तो वो इसे रजिस्टर करता है और फिर उस पर जो है ना वो एक्शन लेना शुरू करता है। अगर तो ये कंप्लेंट इस मजिस्ट्रेट के पास आई है, अगर तो वो कॉम्पिटेंट है, तो वो उस केस को फर्दर प्रोसीड करेगा, यानी कि आगे वो उसका ट्रायल चलाएगा। अब सेक्शन 200 को हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 200 ऑफ द सीआरपीसी बेसिकली डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। अब इसमें जो है ना वो ये बताया गया कि मजिस्ट्रेट के सामने इस्तगासा करने का तरीका क्या है। मतलब सेक्शन 200 ये कहता है, a magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall at once examine the complainant upon oath, and the substance of the examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and also by the magistrate. Section 200 of the CRPC said that कि जिस बंदे ने कंप्लेंट फाइल की है, मजिस्ट्रेट का काम है कि वो उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, वो उससे क्वेश्चन आंसर करेगा और ऑन ओथ उसका एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद उसको जब एग्जामिन कर लिया, जो स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड करवाई है उस स्टेटमेंट को वो रिटन फॉर्म में लिखेगा और लिखने के बाद वो खुद भी उस पर साइन करेगा और कंप्लेनेंट से भी कहेगा कि वो भी सिग्नेचर करे, ताकि उसको ऑथेंटिक बनाया जा सके। अब सेक्शन 200 के अंदर जो है ना कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं, एक्सेप्शन रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन। तो इसमें जो पहली एक्सेप्शन है वो कहती है, व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग नथिंग हेयरिन कंटेन्ड शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर अ मजिस्ट्रेट टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट बिफोर ट्रांसफरिंग द केस अंडर सेक्शन 192 और सेंडिंग इट टू द कोर्ट ऑफ द सेशन। कि अगर कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास आई इन रिटन फॉर्म, तो मजिस्ट्रेट अगर कंपिटेंट नहीं है और उसने उस कंप्लेंट को अंडर सेक्शन 192 सीआरपीसी के तहत किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को भेजना है या कोर्ट ऑफ सेशन को भेजना है, तो इस सूरत में उसके लिए नेसेसरी नहीं है कि वो इस कंप्लेनेंट को जो है वो एग्जामिन करेगा। अब इसमें जो ए है जो एक्सेप्शन, वो ये कहती है, व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर द एग्जामिनेशन ऑफ अ कंप्लेनेंट इन एनी केस इन विच द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड बाय अ कोर्ट और बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग or purporting to act in the discharge of his official duty। अगर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई है रिटन फॉर्म में, कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट या किसी कोर्ट ने की है, तो इस सूरत में मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि वो इन कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के केस में या जहाँ पर कंप्लेनेंट कोर्ट है। बी जो है यहाँ पे वो ओमिट है और जो सी है
वो एक्सेप्शन सी जो है वो ये कहती है व्हेन द केस हैज़ बीन ट्रांसफर अंडर द सेक्शन 192 एंड द मजिस्ट्रेट सो ट्रांसफरिंग इट हैज़ ऑलरेडी एग्जामिन द कंप्लेनेंट द मजिस्ट्रेट टू whom it is so transferred shall not be bound to re-examine the complainant। जहाँ पर अंडर सेक्शन 192 CRPC के अंदर मजिस्ट्रेट ने केस ट्रांसफ़र कर दिया है और जिस मजिस्ट्रेट ने केस को ट्रांसफ़र कर दिया है उसने इस कंप्लेंट को पहले ही एग्जामिन कर दिया था, तो अब जिस दूसरे मजिस्ट्रेट के पास केस ट्रांसफ़र होकर गया है उसके लिए ये एसेंशियल नहीं है कि वो उस कंप्लेंट को री एग्जामिन करे। तो ये था हमारे पास सेक्शन 200। अब सेक्शन 201 को हम देखते हैं। Section 201 of the CRPC deals with the procedure by the magistrate not competent to take cognizance of the case। कि अब इसका सबसेक्शन 1 ये कहता है if the complaint has been made in writing to a magistrate who is not competent to take the cognizance of the case, he shall return the complaint for presentation to the proper court with an endorsement to that effect। सेक्शन 201 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट रिटन फॉर्म में चली गई है और वो मजिस्ट्रेट उस केस की कॉग्निजेंस के लिए कम्पिटेंट नहीं है, मीन्स टू से वो ट्रायल नहीं चला सकता, इस सूरत में वो इस कंप्लेंट को रिटर्न करेगा उस कंप्लेनेंट को, उसे कहेगा कि तुम इसे प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करो। प्रॉपर कोर्ट से मुराद कि जिस कोर्ट के पास कम्पिटेंसी है उस केस को चलाने की, रिटन कंप्लेंट की सूरत में इस चीज़ को इंडोर्स करेगा। इंडोर्स मतलब वो एक फॉर्मल ऑर्डर देगा। सबसेक्शन 2 ये कहता है सेक्शन 201 का कि इफ़ द कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन मेड इन राइटिंग सच मजिस्ट्रेट shall direct the complainant to the proper court। जहाँ पर कंप्लेंट रिटन फॉर्म में नहीं गई बल्कि ओरल फॉर्म में की गई है तो फिर वो डायरेक्शन देगा मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को कि वो इस कंप्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में लेकर जाए जिसके पास कॉम्पिटेंसी है। सेक्शन 202 जो है ना वो पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस की बात करता है। अब इशू ऑफ प्रोसेस से मुराद कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मजिस्ट्रेट श्योर नहीं है कि पता नहीं है उसे कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, उसने एक्यूज को नहीं बुलाया, तो इस सिचुएशन में फिर वो क्या करेगा, वो उस केस से रिलेटेड इंक्वायरी होल्ड कर सकता है या तो वो खुद कर सकता है या उस केस के लिए पुलिस को अपॉइंट कर सकता है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं। फिर ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये मजिस्ट्रेट फैसला करेगा कि इसने इस केस को प्रोसीड करना है या नहीं। बेसिकली सेक्शन 202 का ऑब्जेक्ट है टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर ट्रायल, ताकि कंप्लेनेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो कोई ऐसे एविडेंस, ऐसे ग्राउंड पेश करे जिसके थ्रू एक्यूज के अगेंस्ट इशुएंस ऑफ प्रोसेस हो। ये सेक्शन मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है, उसने इस कंप्लेंट को ट्रूथ और फॉल्सिटी को चेक करना है और अगर उसको लगता है कि ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है फिर वो इशुएंस ऑफ प्रोसेस को डिले भी कर सकता है। अब सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 202 का वो ये कहता है any court on receipt of a complaint of an offence of which it is authorized to take cognizance or which has been sent to it under section 190 subsection 3 are transferred to it under section 191 or section 192 may if it thinks fit। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी कोर्ट जो कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज है या जिसको कोई कंप्लेंट अंडर सेक्शन 192 CRPC के जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी या सेक्शन 190 सब क्लॉज 3 के अंदर या सेक्शन 91 के अंदर भेजी गई और एविडेंस को एग्जामिनेशन करने के बाद कंप्लेनेंट और विटनेसेस को अगर उसे लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है ट्रायल को फर्दर चलाने के लिए, तो फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग द ट्रूथ ऑफ दैट कंप्लेंट वो इशुएंस ऑफ प्रोसेस को डिले भी कर सकता है और उस काम के लिए फिर वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो करेगा कि क्या ये जो कंप्लेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो श्योर हो जाता है तो फिर वो इस प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करेगा। अब जो है ना इसके साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है, प्रोवाइडेड दैट से वेयर द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड बाय अ कोर्ट नो सच डायरेक्शन शैल बी मेड अनलेस द कंप्लेनेंट हैज़ बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 200। अब प्रोवाइजो ये कहती है कि कोर्ट बाउंड है कि वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगी इन ऑर्डर टू एसरटेन द ट्रूथ ऑफ दैट कंप्लेंट। जहाँ पर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 कंप्लेनेंट के एग्जामिनेशन को कंपलसरी बनाया गया है, तो हर कोर्ट के लिए ये नेसेसरी है कि वो कंप्लेंट की फॉल्सिटी और ट्रूथ चेक करने के लिए कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगी। उसके बाद सब सेक्शन 2 इसका ये कहता है अ कोर्ट ऑफ सेशन में इंस्टेड ऑफ
Directing an investigation under the provision of subsection 1, direct the investigation to be made by any magistrate subordinate to it for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint. कि सेशन कोर्ट किसी भी मजिस्ट्रेट जो कि सबऑर्डिनेट है उस मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकती है किसी भी कंप्लेंट की ट्रूथ या फॉल्सिटी को चेक करने के लिए। वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, यानी कि सेशन कोर्ट अपने बिहाफ पर किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करती है कि कंप्लेनेंट को चेक किया जाए कि वो सही है, फॉल्स है या फ्रीवुलस है। Subsection 3 said that if any inquiry and investigation under this section is made by a person not being a magistrate, a justice of the peace, or a police officer, such person shall exercise all the powers conferred by this code on an officer in charge of a police station. और सब सेक्शन 3 ये कहता है अब वो जो प्राइवेट कंप्लेंट की गई है उसके हवाले से कोई इंक्वायरी करनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन किसी ऐसे पर्सन को दी जाती है, ना तो वो मजिस्ट्रेट है, ना जस्टिस ऑफ पीस है, ना पुलिस ऑफिसर है। मतलब किसी प्राइवेट पर्सन या किसी और पर्सन के ज़िम्मे ये काम लगाया जाता है कि आप मालूम करें कि ये जो कंप्लेंट है ये दुरुस्त है, ये गलत है। वो शख्स वो तमाम पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि एक स्टेशन हाउस ऑफिसर को हासिल है इस कोड के अंडर, लेकिन यहाँ पर उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो वारंट के बगैर किसी शख्स को अरेस्ट नहीं कर सकता। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि एनी कोर्ट इंक्वायरिंग इनटू अ केस अंडर दिस सेक्शन मे इफ इट थिंक्स फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेस ऑन ओथ। जो भी कोर्ट इस प्राइवेट केस में इंक्वायरी करती है उसके पास ये इख्तियारात हैं कि वो किसी भी विटनेस को हलफ के ऊपर एविडेंस ले सकती है। ये था मेरा आज का लेक्चर। सेक्शन 200 से लेकर 202 तक के जो सेक्शंस है उसको मैंने इस लेक्चर के अंदर इंटीग्रेट किया। फर्दर जो वीडियो है उसके अंदर हम सेक्शन 203 और इससे नेक्स्ट जो सेक्शंस है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।